3 जनवरी यानी शनिवार की रात को कराकस के आसमान में एक के बाद एक धमाके हुए। कुछ इलाकों में ब्लैकआउट हुआ और शहर के ऊपर लड़ाकू विमान घूमने लगे और इसी शोर के बीच अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस एक किले जैसे ठिकाने पर धावा बोलती है। पर यह ऑपरेशन इतना छोटा नहीं था, इसमें 150 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट, 20 मिलिट्री बेस और स्पेशल फोर्सेज की टीम शामिल थी। रात करीब 1 बजे वेनेजुएला के रेजिडेंस पर हमला होता है और कुछ ही घंटों में निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका अगवा कर लेता है। पर आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, इसे समझने के लिए आपको टाइमलाइन में पीछे की तरफ जाना होगा। दरअसल वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व्स पाए जाते हैं, करीब 303 बिलियन बैरल। लेकिन तेल होने के बावजूद सालों में प्रोडक्शन बहुत गिरा है। रिपोर्ट्स की माने तो वेनेजुएला एक टाइम पर 3.5 मिलियन बीपीडी ऑयल का प्रोडक्शन करता था, जो कभी केवल 80,000 बीपीडी के पास पहुंच गया था। ऐसे में एक देश की नजर वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व पर पड़ी और वो देश और कोई नहीं, अमेरिका था। ऐसे में 23 जनवरी 2019 के दिन अमेरिका ने वेनेजुएला की राजनीति में दखल दिया और जुआन गुआइडो को वेनेजुएला का इंटर्म प्रेसिडेंट बना दिया। यहीं से वेनेजुएला की पावर स्ट्रगल इंटरनेशनल हो जाती है, जिसमें एक तरफ था मादुरो, दूसरी तरफ अपोजिशन और फॉरेन सपोर्ट। 5 दिन बाद ही 28 जनवरी 2019 के आसपास यूएसए ने कदम उठाया, जिससे वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर पर प्रेशर बढ़ा और यूएसए में भी वेनेजुएला क्रूड ऑयल से जुड़े बिजनेस पर असर पड़ा। यहीं से क्रूड ऑयल सिर्फ अर्निंग का मेथड नहीं रहता है, वो दबाव का हथियार बन जाता है। फिर 26 मार्च 2020 को यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने मादुरो और कई अधिकारियों पर नार्को टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे आरोप में चार्जेस घोषित किए, यानी अमेरिका के पास अब कानूनी फ्रेम भी था। 1 दिसंबर 2025 को ट्रंप और मादुरो की फोन पर बात हुई। कॉल 15 मिनट से कम चली और रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने मादुरो से कहा कि उनके पास 1 हफ्ता है देश छोड़ने के लिए, परिवार के साथ अपनी पसंद की जगह जाने के लिए। यही डेडलाइन वाली बात आगे बहुत बड़ी बनती है। और 2 दिन बाद 3 दिसंबर 2025 को मादुरो ने कॉल कंफर्म किया, मतलब बैक चैनल डिप्लोमेसी की खिड़की खुली और उसी के साथ दबाव भी बढ़ा। 11-12 दिसंबर के आसपास यूएसए ने वेनेजुएला लिंक्ड शिपिंग टैंकर्स और नेटवर्क पर सेक्शन बढ़ाए, जिससे वेनेजुएला को ऑयल बेचने में परेशानी हुई, साथ ही उनकी अर्थव्यवस्था और ज्यादा चरमराने लगी। और 12 दिसंबर को ट्रंप ने कहा कि यूएसए ने वेनेजुएला के तट के पास तेल टैंकर सीज किए और मे बी सेल और मे बी कीव जैसी बात कही। यहां तक कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व की भी चर्चा आई और यहीं से तेल वाला एंगल पब्लिक में तेज हुआ, क्योंकि ये कोई छुपी बात नहीं थी, बयान में खुलकर तेल आ रहा था। आपको बता दें कि कैरिबियन में यूएसए की मौजूदगी में पेट्रोलिंग और इंटरसेप्शन के कारण कई जहाज पीछे मुड़े, लेकिन कुछ टैंकर्स फिर भी पहुंचते दिखे। और 31 दिसंबर को रिटर्स के अनुसार यूएसए ने वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर से जुड़ी कंपनियों और टैंकर्स पर फ्रेश सेक्शन लगाए, यानी 2025 खत्म होते होते तेल वाला सिकंजा मैक्स पर था। इसी के साथ अमेरिका एक और प्लान बना रहा था, वो था वेनेजुएला पर कब्जा करने का प्लान। वेनेजुएला पर 3 जनवरी को ये ऑपरेशन से बहुत पहले ही ये प्लानिंग चल रही थी कि वेनेजुएला पर कब्जा करना है। डेल्टा फोर्स ने मॉक हाउस बनाकर रिहर्सल की। सीआईए का एक एसिड रियल टाइम इंटेल में मदद कर रहा था। पहले एयर स्ट्राइक हुई, एयर डिफेंस को टारगेट किया गया और फिर ग्राउंड टीम अंदर गई और उसी रात अमेरिका के मुताबिक मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ा गया और यूएसए की कस्टडी में ले लिया गया। वैसे यूएन में इस कार्रवाई की लीगलिटी पर सवाल उठे हैं। यूएन चीफ ने इसे डेंजरस प्रेसिडेंट बताया और कई लीगल एक्सपर्ट्स ने कहा कि यूएन ऑथराइजेशन, वेनेजुएला की सहमति और सेल्फ डिफेंस क्लेम के बिना ऐसे ऑपरेशन अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिहाज से गंभीर विवाद खड़ा करता है। वैसे इस पूरे ऑपरेशन को ट्रंप यानी अमेरिका सरकार ने ड्रंक का एंगल दिया है और लोगों को रवैया देखें तो ये क्रूड ऑयल के लिए किया गया है। ऐसे में इस ऑपरेशन का मोटिव किसी एक लाइन में फैक्ट की तरह नहीं बताया जा सकता, क्योंकि यूएसए ने इस ऑपरेशन को ड्रग चार्जेस के फ्रेम में रखा है और मादुरो के खिलाफ 2020 इंडिमेंट का हवाला मौजूद है। पर इसका सभी देशों पर और खासकर भारत पर क्या असर पड़ेगा, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। मान लो अमेरिका ये कहता है कि अब वो वेनेजुएला के तेल सेक्टर को कंट्रोल में लेकर चलाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगले ही दिन से वेनेजुएला का तेल बहने लगेगा। असली खेल 2 हिस्सों में चलता है, पहले कुछ हफ्ते, महीने और फिर 1-2 साल बाद। पहला हिस्सा हंगामे वाला होता है, सत्ता बदली, सिस्टम बदलता है, पुराने अफसर हटते हैं, नई टीम आती है और उसी बीच शिपिंग, पेमेंट, इंश्योरेंस पर पाबंदियों का डर रहता है। नतीजा ये है
कि शुरुआत में कई टैंकर रुकते हैं और एक्सपोर्ट झटका खा सकता है, और जैसे ही मार्केट को डर लगता है कि सप्लाई में दिक्कत होगी, तेल की कीमत में रिस्क प्रीमियम जुड़ जाता है, यानी भाव ऊपर की तरफ उछलने लगते हैं। अब दूसरा हिस्सा फायदे वाला, अगर अमेरिका सच में निवेश और टेक्नोलॉजी लगवाकर काम करवाता है तो कुछ समय बाद वेनेजुएला का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। ट्रांजिशन के बाद प्रोडक्शन धीरे धीरे 1.3 से 1.4 मिलियन डॉलर प्रतिदिन पर आ सकता है और लंबे समय में और ऊपर जा सकता है। यहीं से असली गेम बनता है। ज्यादा सप्लाई आएगी तो दुनिया में तेल की कीमत नीचे जाने का दबाव भी बन सकता है। अब देशों पर असर समझो। सबसे पहले अमेरिका, अगर वेनेजुएला का तेल फिर से खुलकर बिकने लगता है और उस पर अमेरिका का प्रभाव रहता है तो अमेरिका को फायदा इसलिए भी होगा क्योंकि गल्फ कोस्ट की कई रिफाइनरी हेवी क्रूड के हिसाब से बनी है। वेनेजुएला का तेल उसी टाइप का है, यानी अमेरिका के लिए सिर्फ तेल खरीदना नहीं, अपनी रिफाइनरी को सही फीड देना भी है। लेकिन चीन को झटका लगेगा क्योंकि बीते सालों में चीन वेनेजुएला का बड़ा खरीदार रहा है। अगर तेल का रूट चीन से हटकर अमेरिका की तरफ जाता है तो चीन की रिफाइनरी नुकसान में जा सकती है, जो वेनेजुएला का तेल डिस्काउंट पर लेते थे। रीटर्स ने इसी रूट वाली बात पर यूएस से इंपोर्ट्स बढ़ने की संभावना लिखी है। लेकिन भारत की बात की जाए ना तो भारत वेनेजुएला के तेल का इतना बड़ा खरीदार नहीं रहा है, लेकिन भारत पर असर बेंचमार्क प्राइस से आता है। दुनिया में तेल महंगा होगा तो भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, महंगाई पर दबाव आएगा और रुपया और दबाव में आ सकता है।